Hello everyone, welcome to the Commerce Setup Platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29% in Commerce. आज की जो आपकी मैराथन है वो इतनी स्पेशल होने वाली है, ये मैं आपको श्योरिटी और गारंटी देती हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और जिनको करने में आपको भी मज़ा आने वाला है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे दिया रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विद इन अ टाइम लिमिट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन टू सेल एंड बाय द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी विदाउट ओपनिंग अ ब्रोकरेज और डीमैट अकाउंट. योर ऑप्शंस आर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, इवेंट डेटा रिकॉर्डर. एंड आपको ये सॉल्व करने के लिए मिलेंगे ओनली 1 मिनट एंड योर 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ. 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है. और पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे. काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं. जैसे मैंने आपको पहले बोला, आपको ये सेशन सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ. PYQs तो हर जगह लोग करा रहे हैं, रिपीटेड सब कर रहे हैं, वो तो आप कर ही दोगे. थोड़े नए क्वेश्चंस करके देखिए तभी आइडिया लगेगा. और बेटा PYQ ज़्यादा रिपीट नहीं होते. 20 to 30% पेपर, 30 भी नहीं, 20% पेपर में अगर मैं बात करूँ तो उसमें PYQ जो है वो आपके रिपीट होते हैं, नहीं तो मोस्टली क्वेश्चंस नहीं ही होंगे एग्जाम्स में. अगर आपने इस क्वेश्चन में एक कीवर्ड है, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी पेपर हो, कोई भी तैयारी करते हो, कीवर्ड पहचाना करो. चलिए टाइम इज अप. कीवर्ड पहचान लोगे ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैम कीवर्ड क्या था? कीवर्ड था फॉरेन, फॉरेन कंपनी. यानी ऐसे कौन से इसके अंदर ऑप्शंस में थे जिसमें से हम लोग किसी भी फॉरेन कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं विदाउट ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, बिना किसी भी तरीके का कोई भी अकाउंट खोले हुए. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट. SDR से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो IMF के अंदर आता है. अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर ग्लोबल, ग्लोबल के अंदर ये चीज होती है, मतलब पूरी कंट्री, कोई भी कंट्री हो. मतलब इसमें अब ये ADR आपने सुना होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, उसमें सिर्फ अमेरिका के ही खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. लेकिन यहाँ पे बात कर रही है फॉरेन कंपनी, यानी कोई भी कंट्री आप ले सकते हो. ग्लोबल, ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वो याद रखिएगा, यही कीवर्ड है GDR का. अगर आपसे पूछते हैं GDR और ADR में डिफरेंस क्या है, तो ADR में यही डिफरेंस है कि मैम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट है, अमेरिका में ही कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे नाम ही इसका जो है ग्लोबल, यानी किसी भी कंट्री से बेच सकते, खरीद सकते हैं. तो देखो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट होता क्या है, सिंपल सी भाषा में बात यहाँ पे समझा देती हूँ आपको फटाफट. देखो सपोज करिए मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, इंडिया की, और मुझे जो है वो सपोज करिए किसी किसी भी फॉरेन कंपनी के मुझे शेयर्स खरीदने हैं. कोई भी कंट्री ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए, XYZ, जैसे जर्मनी ले लेते हैं, चलो ठीक है ना. सपोज करिए जर्मनी के मुझे जो है वो शेयर्स खरीदने हैं. तो मैं क्या करूंगी? अब पुराने हिसाब से अगर जाऊं तो जाके मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा. वहां पे मुझे फॉर्मेलिटी, पेपर फॉर्मेलिटी यानी कागजी कार्रवाई बहुत होगी, बहुत झंझट वाला काम है. तो अब क्या हो गया है GDR के अंदर, देखो यहाँ पे ये चीज हो गई है कि जैसे जो कोई भी कंपनी, सपोज करिए जर्मनी की कोई कंपनी, जर्मनी की एग्जाम्पल लेके चलना, ठीक है, ये हिपोथेटिकल एग्जाम्पल है. सपोज करिए जर्मनी की जो कोई कंपनी है, गूगल है, सपोज करिए, वैसे गूगल है नहीं बट सपोज करिए गूगल कंपनी है जर्मनी की. तो जर्मनी क्या करेगी बेटा, अपनी गूगल कंपनी जो जर्मनी के अंदर है, तो वो अपने शेयर्स है ना वहां के किसी बैंक को दे देगी. वहां की किसी बैंक को वो अपने शेयर्स दे देगी, ठीक है. तो बैंक क्या करता है, उन शेयर्स के बदले GDR बनाता है, एक रसीद बनाता है जिसे बोलते हैं GDR, एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद बनाता है. तो जब मुझे अगर खरीदना होगा तो मैं उस बैंक के पास जाऊंगी बेटा, गूगल के अगर मुझे शेयर्स खरीदने हैं तो मैं बैंक के पास जाऊंगी. तो बैंक जो है मुझे डायरेक्ट शेयर्स नहीं देगा, बट वो शेयर्स के बदले मुझे वो रिसीट देगा, रसीद, जिससे मैं जाके किसी भी फॉरेन कंपनी के, मतलब उसके गूगल के शेयर्स खरीद या बेच सकती हूँ, ठीक है. मुझे फिर अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी. तो ये होता है आपका GDR. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. In the context of global tax optimization,
The strategy of setting prices for transactions between related entities to allocate profit to low tax jurisdictions is known as transfer pricing, tax sparing, thin capitalization या treaty shopping. Again, this is a very beautiful question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक सो कि ये करा होगा, मतलब जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा वो जानते होंगे, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. मैंने आप लोगों को बोला है क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे. तो चलिए आपका टाइम यहाँ पे स्टार्ट होता है, आप इसको सॉल्व करिए. एकदम आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं ये. जीडीआर और एडीआर के बारे में बेटा पूरा पढ़ के जाना, ठीक है. ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का. एडीआर और जीडीआर के फीचर्स हो गए, इनके बीच का डिफरेंस जरूर याद करके जाना. काफी अच्छा टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में बेटा रिपीट हो चुके हैं. तो अगर जिन्होंने अभी भी एडीआर जीडीआर नहीं करा है, 5 मिनट के लिए गूगल खोल लीजिए, उसका डिफरेंस देख लीजिए, उसके फीचर्स देख लीजिए, बस ज्यादा नहीं दिखना है. दोनों के फीचर्स देखिएगा और दोनों का डिफरेंस देखिएगा, बस आपको मिनिमम अगर मैं बात करूँ 5 से 10 मिनट लगेंगे उसको याद करने में. अभी भी आपके पास टाइम है, जो टॉपिक छूट गए हैं आप साथ में कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अभी टाइम नहीं है, टाइम है. क्वेश्चंस के साथ साथ जो टॉपिक छूट गए हैं वो भी करो. चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग. अब मैम ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर ना सेट करा जाता है बेटा, प्राइसिंग सेट की जाती है दो लोगों के बीच में. मैम दो कौन से बीच में? सपोज करिए मेरी ही कंपनी है, दो कंपनीज है मेरी. एक मेरी कंपनी बेटा इंडिया के अंदर है, दूसरी मेरी कंपनी दुबई के अंदर है. दूसरी ब्रांच बोल दो. एक इंडिया के अंदर है, एक दुबई के अंदर है. मेरी दो कंपनीज है, एक इंडिया के अंदर है और दूसरी ब्रांच जो है वो मेरी दुबई में है. मैंने एक लैपटॉप बनाया जिसकी कीमत थी बेटा 40,000. तो अब ये 40,000 जो है, और मैं इंडिया में बेचना चाह रही थी इसको 1 लाख में. 1 लाख में बेचूंगी लैपटॉप में अपने प्रॉफिट के लिए. 40,000 में बनाया था मैंने लैपटॉप मेरी कंपनी ने, और 1 लाख में मैं यहाँ पे इंडिया में बेचूंगी. लेकिन इंडिया में बेटा टैक्स बहुत लगता है, 30% टैक्स लगता है इंडिया में. अब मुझे 60,000 का मुनाफा हो जाएगा अगर मैं इंडिया में बेचती हूँ, तो 40,000 रुपए में बनाया था, और बेटा मैं 10,000 1 लाख में बेचूंगी तो मुझे 60,000 का मुनाफा हो जाएगा. तो इस मुनाफे पे जो है वो 30% का टैक्स लग जाएगा बेटा. तो मेरे पास क्या ही बचेगा टैक्स लग के, बताओ. 30% का टैक्स अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो 18,000 आ जाएगा. ठीक है, तो मेरी कीमत बहुत कम बचेगी मेरे पास, तो 40-42 हजार के पास मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, अगर आप काट के देख लेना, ठीक है. इस तरीके का कुछ आ जाएगा. तो ये तो घाटा हो रहा है यार मेरे को. लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि मेरी दूसरी कंपनी दुबई के अंदर है, जहाँ पे दुबई पे तो जीरो टैक्स है. दुबई पे तो टैक्स ही नहीं लगता, 0% टैक्स लगा हुआ है. अब मैं यहाँ पे चलाऊंगी ट्रांसफर प्राइसिंग का दिमाग. ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे मैम? अब मैं क्या करूंगी, मैं सरकार से बोलूंगी कि भाई ठीक है, 40,000 का लैपटॉप है ना, तो मैं 40,000 का अपना लैपटॉप मैं इंडिया में नहीं बेच रही, मैं तो दुबई में बेच रही हूँ अपनी ही कंपनी को, वो भी 42,000 में. कितने में बेच रही हूँ? 42,000 में बेच रही हूँ. मैं तो इंडिया में नहीं बेच रही, मैं 1 लाख का. मैं तो अपनी ही कंपनी को बेच रही हूँ 40,000 की चीज 42,000 में. सरकार कहेगी कि चलो भैया तुमने 2,000 का प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि भाई 40 की चीज 42 में बेच रही हूँ तो 2,000 का प्रॉफिट है. अब 2,000 पे बेटा 30% कितना ही टैक्स लगेगा? 600 रुपए. 600 ही तो टैक्स लगेगा. दो 30% कितना होगा? 600 ही तो 600 टैक्स लगेगा. देख लेना 600 है कि 6,000. 600 ही होगा ना, 10 से 10 10. 600 ही होगा. ठीक है, 600 टैक्स लगेगा. कम, कितना कम टैक्स लग रहा है, और जब कितना ज्यादा लग रहा था, 18,000 का लग रहा था. तो सरकार बोलेगी चलो ठीक है, आप 2,000 का, आप 600 का टैक्स दे दो. अब मैं वहां पे जाकर क्या करूंगी, जो मेरी दूसरी कंपनी है वहां पर, जो मेरी ब्रांच है, तो यही वाला 42,000 अब मैं फिर से दुबई में ही बेच दूंगी 1 लाख रुपए में. तो मैं दुबई में जब 1 लाख में बेचूंगी बेटा, तो टैक्स तो लगा नहीं यहाँ पर. तो यहाँ पे मुझे कितने का फायदा हो गया? 58,000 का फायदा हो गया. सोचो बैठे बैठाई, कितने का फायदा हुआ? 58,000 का. तो बस यही चीज होती है ट्रांसफर प्राइसिंग. जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब आप ट्रांसफर कर देते हो अपनी ही कंपनी में, तो जो आपको प्रॉफिट होता है वही चीज ट्रांसफर प्राइसिंग बोली जाती है. आई होप आप लोग को समझ आ गया. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. वेबलिन गुड्स के बारे में पूछा गया है. वेबलिन गुड्स हैव डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सेस, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व,
upward sloping demand curve or demand curve parallel to x axis, and your time starts now. पता होना चाहिए आप लोगों को वेबलेट फूड्स होते कौन से। उसका कर्व पूछा गया कि कैसे बनता है। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अपवर्ड स्लोपिंग डाउन डिमांड कर्व। देखो भाई, ऊपर की तरफ जाता है इसका ग्राफ इस तरीके से। क्यों जाता है मैम? देखो, वेबलिन गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो कि स्टेटस सिंबल्स होते हैं, यानी लग्जीरियस गुड्स जो इंसान दिखावे के लिए यूज करता है। देखो, डिमांड क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमांड हमेशा ये कहती है बेटा कि जब आपका प्राइस बढ़ता है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? जब आपका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। कोई भी चीज महंगी हो जाएगी तो हम उसे खरीदना कम कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि हर जगह ये रूल मैम फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गिवन गुड्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं करता। जैसे कि वेबलिन गुड्स, जो हाई फाई गुड्स होते हैं ना, जो स्टेटस सिंबल्स में यूज किए, मर्सडीज, रोलेक्स वॉचेस, योर आईफोन्स। अब एक बात बताओ बेटा, आईफोन के प्राइस बढ़ जाते हैं हर साल, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख प्राइस बढ़ता है। फिर भी क्या आप उसे खरीदना बंद करते हो? नहीं मैम, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ ही जाती है। प्राइस भी बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गई। ऐसा केस देखा है आपने? नहीं तो हमेशा कोई भी चीज महंगी होती है तो हम उसे खरीदना कम कर देते हैं। बट यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता वेबलिन गुड्स में। वेबलिन गुड्स क्योंकि स्टेटस सिंबल्स गुड्स होते हैं, ये तो जितने ज्यादा महंगे होंगे उतनी ही डिमांड इनकी बढ़ती जाती है। ये तो कॉमन सी बात है। अब आप लोग क्या, गरीब से गरीब आदमी भी आईफोन खरीद रहा है अपने जमीन गिरवी रख रखे, इतना मतलब माहौल खराब है। तो अब सोचो कि आईफोन जो है वो स्टेटस सिंबल है, दिखावा है, क्या है आईफोन के अंदर? कुछ भी तो नहीं है। कैमरा क्वालिटी अच्छी हो सकती है, फीचर्स अच्छे हो सकते हैं, और क्या करोगे उसका? और क्या आपको आईफोन वो क्या देगा? दिखाते ही तो हो ना, फोटो खींच खींच के मिरर पे खड़े हो जाते हो और सेल्फी लेते हो और दिखाते हो कि मेरे पास आईफोन है। वो दिखावा ही है बेटा, कुछ भी नहीं है, दिखावा है, इट जस्ट अ स्टेटस सिंबल। तो इसमें तो जितना भी प्राइस बढ़ जाए, कल को 2 लाख भी हो जाएगा तो आप 2 लाख में भी खरीद लोगे, तो और डिमांड बढ़ती है उसकी। तो ये होते हैं वेबलिन गुड्स, इसलिए इसका डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड की तरफ जाता है। बुखार चढ़ा हुआ है लोगों को आईफोन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वी मूव डाउन along a demand curve with a constant slope, the price elasticity of demand, नया क्वेश्चन है, remain constant, increases, decreases और multiplies। वो तो थोड़ा सा आपको इजी लगा होगा, बट ये टफ क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आपका डिमांड है, ये बोला है कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसमें बेटा दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट, एक होता है नीचे की तरफ नीचे वाला पार्ट।
डिवाइड कर देते हैं अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, ठीक है, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट। इसमें ये बोला गया है कि जब हम नीचे वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे वाले की प्राइस इलास्टिसिटी पूछी गई है कि कम होगी या ज्यादा होगी, तो पहले ऊपर से शुरू कर देते हैं। देखो ऊपर में ना, ऊपर वाली जो चीज होती है, सपोज करिए ऊपर वाली चीज तो सबसे हाई फाई होती है ना, ऊपर मतलब हाई, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ऑटोमेटिकली आपको अगर ये याद होता है तो आपको पता चल जाता है कि ऊपर जो चीज होती है ना, ऊपर वाली चीजें हाई इलास्टिसिटी होती है, लो नीचे वाली लो इलास्टिसिटी होती है। कैसे होती है समझो। देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोज करिए आपका 10,000 का एक शूज आता है, कोई भी कंपनी का लगा लो, बहुत ब्रांडेड है, बहुत ब्रांड है, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आते हैं, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो 10,000 का सपोज करिए शूज आ रहा है, ठीक है। अब बेटा इसकी कीमत में अगर जरा सा भी गिरावट आ गई, इसकी कीमत में सपोज करिए 500 रुपये कम करे, बस 9,500 ही करे। ब्रांडेड शूज है बेटा ये, ठीक है। जो ब्रांडेड, कौन कौन से ब्रांड होते हैं मुझे तो नाइकी के अलावा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ब्रांडेड शूज है, सपोज करिए 9,500 में कर दिए, 9,500 में कर दिए, 500 रुपए ही सिर्फ कम किए हैं, तो इसकी डिमांड बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग और खरीदने लगेंगे, करीब 500 रुपए कम हो गए इसके अंदर। तो ये ना मेरे घर में ये चीजें बहुत होती है, मेरा भाई ये बहुत करता है, फोन वगैरह जो चीजें होती है ना, फोन होता है या जैसे कि शर्ट्स होती है, जो ब्रांडेड शर्ट्स वगैरह होती है, तो उसमें वो क्या करता है, वो बहुत वेट करता है कि कब डिस्काउंट आएगा, उस पे कब डिस्काउंट आएगा। तो ये चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है अपने घर में। कब डिस्काउंट, वो बैठा रहता है कि जब तक इस पे डिस्काउंट नहीं आता तो इतनी भीड़ लग जाती है, वो भी ऑर्डर कर देता है। अगर उसमें 200-300 रुपए भी कम होते हैं ना, 300-400 रुपए भी कम होते हैं शर्ट पे, तो वो तुरंत बुक कर देता है। ऐसी सारी दुनिया करती है, यानी कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांड होने लगती है वहां पे। अब बात करते हैं नीचे वाले पे। नीचे वाली जो चीजें होती है ना बेटा, वो सस्ती ही होती है। सपोज करिए आप लोकल मार्केट से खरीदते हो, 200 रुपए का शूज आ जाता है, 200 रुपए का। तो अगर इसकी प्राइस बेटा कम भी कर देते हैं, 180, 200 की जगह 180 कर देते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने लोग पहले खरीद रहे थे उतने ही खरीदेंगे, इस चीज से कोई फर्क नहीं आने वाला। इसीलिए इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बेटा डिक्रीज ही रहती है, इंक्रीज नहीं होती। प्राइस कम करने से भी डिमांड में कोई परिवर्तन आया ही नहीं, समझ रहे हो आप। प्राइस चेंज करने पे कोई चेंज नहीं आया डिमांड के अंदर, इसीलिए इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज ही होती है, ठीक है। और ऊपर वाले में मैंने आपको बताया कि हाई फाई शूज थे भाई, ब्रांडेड शूज, लग्जरियस शूज थे, थोड़ा सा प्राइस कम क्या किया उन्होंने, ढेर लग गया, लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यही चीज यहाँ पे ये चार्ट आपको बताता है, ठीक है। तो नीचे जो है वो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है बेटा डिक्रीज रहेगी, कम रहती है। आगे आप तो आपको समझ में एग्जाम्पल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बोला ना 20 से 30% रिपीट होता है, रिपीट बैंकिंग से होता है। लिख के ले लो, लिख के देती हूँ, लिख के एग्जाम दे के आना तो बताना। बैंकिंग के ना जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, और ज्यादातर तो डेट वाले होते हैं, बैंक्स के डेट हो गए, आरबीआई का डेट हो गया, डेट से ज्यादा होते हैं। और वैसे तो अगर आप किसी ने बैंकिंग पढ़ा नहीं है ना, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन रट लेना। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप बताइए। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1919, 1988, 1992, 1994। देखो बैंकिंग में मैं आपको बता देती हूँ, सारे बैंकिंग के ईयर याद कर लेना, क्या क्या रटना है आपको। एनपीए याद कर लेना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के टाइप्स होते हैं वो याद कर लेना। सारी कमिटीज याद कर लेना, कौन सी कमिटी, कमिटी से भी क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इंश्योरेंस याद कर लेना, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और उसके फीचर्स याद कर लेना। और बैंकिंग से ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, फाइनेंशियल इनकल्जन वगैरह है, रिपीट कर लो। आप 4 से 5 साल का पीवाईक्यू उठा लो बैंकिंग का, वही कर लेना। बाकी बैंकिंग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन कहीं बाहर से नया आता ही नहीं है, बन के हर साल का है ये। थोड़ा सा बस आपसे ये पूछ लेंगे कि जो है आरबीआई बैंक वगैरह का पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा उनके फीचर्स आपसे पूछ सकते हैं ना, एक जैसे कि आरआरबी का रेशियो, आरआरबी का फीचर्स याद कर लेना। मैं बता रही हूँ आरआरबी बहुत रिपीट हो रहा है, आरआरबी के फीचर्स याद कर लेना। और आरआरबी का रेशियो होता है 15, 50, 15, 35, स्टेट, सेंट्रल और स्पॉन्सर, वो चीज है, यही रिपीट होते हैं बार बार। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1990, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनकम टैक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही हाई फाई एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंडेक्सेशन benefit for calculating long term capital gains in specifically not available for which of the following assets? not लगा हुआ है।
residential house property held for 3 years, unlisted debentures of a private company, sovereign gold bonds issued under the SGP scheme, capital index bonds issued by the government, and your time starts now. 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करिए क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन बीच में मैंने थोड़े से इजी रखे हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। 10-20% रिपीट होता है, 20% आपका इजी रखते हैं, 10% आपका मीडियम रखते हैं, बाकी 50% टफ रहता है। इस तरीके का ही पैटर्न बनाया जाता है। चलिए, टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। देखो बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया है, इंडेक्सेशन का मतलब होता है महंग सरकार आपको महंगाई के लिए छूट देती है। मैम, सरकार हमें महंगाई के लिए कैसे छूट देती है? देखो बेटा, सपोज करिए 2010 या उससे पहले मैंने ना एक जमीन खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी बेटा 5 लाख, 5 लाख की। अब मुझे उसको बेचना है तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी? मैम, बढ़ जाएगी। तो सपोज करिए उसकी वैल्यू बढ़ गई और मैंने कहा कि अब ये जो है अब ये 10 लाख में बिकेगी। वैसे तो मैंने कम राशि रखी है, पर अब तो बहुत ज्यादा में बिकती है। 10 लाख वैल्यू हो गई। तो सरकार बोलती है कि अगर ऐसे आप करोगे तो आपको 5 लाख का फायदा हो गया। तो ऐसे में आपको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा, फिर टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो हम आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट देते हैं, यानी एक आपकी एक इंडेक्स वैल्यू बनाते हैं जिसमें आपको कम टैक्स देना पड़े। तो वो होती है महंगाई की छूट। तो वो आपको एक वैल्यू निकाल के देंगे और कहेंगे अब आपकी वैल्यू जो है जमीन की वो 8 लाख है, 10 लाख नहीं है, 8 लाख है। तो अब आपको 3 का मुनाफा हुआ, है ना, 3 लाख का। तो अब इसको आपको पहले आप 5 लाख आपको प्रॉफिट हो, तो आप 5 लाख पे टैक्स दे रहे थे, अब आप 3 लाख पे टैक्स दोगे बेटा खाली। तो यही होती है महंगाई की छूट। इस तरीके से आपको टैक्स देने से सरकार बचाती है। तो ताकि आपके सामान महंगा हो गया है, अब इससे पूछा है नॉट। तो बेटा, जो डिबेंचर्स होते हैं ना, अनलिस्टेड डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनी के, प्राइवेट कंपनी ने किसी से लोन लिया था डिबेंचर्स इश्यू करके, तो जितना लिया था, सपोज करिए 1 लाख दिया है, तो 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, वो 1 लाख का 1 लाख ही वापस मिलेगा। इसमें महंगाई का कोई लेना देना नहीं है। 1 लाख का लोन लिया था और 1 लाख बाद वापस आपको जो है वो दे दिया, छुट्टी खत्म। इसमें कौन सी महंगाई हो रही है? लेकिन जमीन हो गई, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए आपके, तो इन सब पे महंगाई की छूट मिलती है आपको। तो इस महंगाई की छूट को ही इंडेक्सेशन बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुड्स दैट आर ब्रॉट नॉट फॉर मीटिंग द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर बट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड और फाइनल गुड्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, सॉल्व करिए। ऐसे कौन से गुड्स हैं बेटा जो खाने के लिए, खुद के खाने के लिए नहीं है, बल्कि उससे और भी सामान बनाया जाता है? इसलिए याद रखिएगा, इंडेक्सेशन बहुत जरूरी है। इससे ये आपको टैक्स देने से बचाता है। ये मत सोचना कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया, आपका टैक्स देने से बचते हो आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर है बेटा कैपिटल गुड्स। देखो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो और चीज बनाने में यूज होते हैं, जैसे मशीन, मशीनरी। अब ये मशीन बार बार ब्रेड बनाएगी, बार बार दूध बनाएगी, जो भी मतलब बनाते हैं, ठीक है, बार बार चीजें बनाएगी, खत्म नहीं होता, ये खत्म नहीं होगी एक बार कंज्यूम करने में।
और कंज्यूमर गुड्स कौन से, तो जो एक बार लाके खा लिए, जैसे मैंने अभी जाके केक खाया था, अभी मैंने ब्रेड खाई थी, खत्म हो गया पैकेट, खत्म, वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनसे और भी उस चीज को लंबे टाइम तक यूज किया जाता है, और उससे हर बार बार कोई नई नई चीजें बनाई जाती है, जैसे आपकी फैक्ट्री की मशीन्स है, ठीक है, उस मशीन वो सालों साल तक चलती है और नए नए गुड्स बना के देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्राइसिंग मेथड इन्वॉल्व्स एडिंग अ प्री डिटरमाइंड परसेंटेज मार्कअप to the total unit cost to ensure all the fixed and variable expenses are covered. Your options are marginal cost pricing, penetration pricing, scheming pricing or cost plus pricing. And your time starts now. चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। देखो लास्ट ऑप्शन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है बेटा, जब भी हम कोई सामान बनाते हैं तो पहले अपने सारे कॉस्ट लगाते हैं, फिर उस पे हम प्रॉफिट जोड़ते हैं। सपोज करिए मैंने एक टेडी बियर बनाया था, टेडी बियर ना 50 रुपए तो मेरे को कॉटन वॉटन और उसका कपड़ा वपड़ा बनाने में लग गया, और बेटा 50 रुपए जो है मेरी वेरिएबल कॉस्ट हुई है ना, कपड़ा बनाना, कॉटन भरा है उसके अंदर, उसका मेकअप किया है जो भी है। और 50 रुपए जो है बेटा जहां मैंने बनाया था, मेरा फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल वगैरह था, फिक्स कॉस्ट थी। तो मिला के भाई मेरा टेडी बियर 100 में पड़ रहा है यार, बन रहा है। अब मैं कहूंगी कि मुझे तो प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो मैं कहूंगी कि चलो भैया इसके ऊपर मैं जो है वो क्या नाम है, 100 रुपए पे मैं अपना 50% प्रॉफिट का रख लेती हूँ। तो 50% प्रॉफिट यानी अब 50 रुपए और ऐड करके अब मैं इसको मार्केट में कितना बेचने वाली हूँ बेटा, 150 रुपए में। तो यही है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। मार्केट में अब कितने का बेचूंगी मैं, प्रॉफिट जोड़ के बेच रही हूँ 150, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ the rule of caveat emptor does not apply in the case of fitness for buyer's purpose, sale under a patent or trade name, uses of trade or consent by fraud, या all of these. And your time starts now. ये भी काफी नया क्वेश्चन है, बताइए। सॉरी, रूल ऑफ केविट एम्बिटर तो सबको पता होगा, लेकिन ये कौन से केस में अप्लाई नहीं किया जाता ये मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। देखो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, मुझे तो यही लगता है। सब कुछ पढ़ना दे देते हमें, चाहे हमें अकाउंट्स आती हो चाहे ना आती हो, लॉ भी दे दी, स्टैट्स भी दे दिया, मतलब मेरे खुद वीक सब्जेक्ट्स रहे हैं इसमें, लेकिन पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती। लोगों का क्या है, एक एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री तो हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी से दे रहे हैं, ज्योग्राफी से नेट कर लिया क्वालिफाई, हिस्ट्री से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर लिया। सबको आसान है, कॉमर्स को छोड़ के सबके पास एक एक किताब होती है, हमारे पास 50 किताब हो जाती है, 10 यूनिट सब अलग अलग है, एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है कोई। चलिए देखो रूल ऑफ कैविट एम्पिटर क्या बोलता है। रूल ऑफ केविट एम्पिटर का सिंपल सा मतलब है कि ग्राहकों, कंज्यूमर, दुकान पे सामान खरीदने से पहले अपनी आंख और कान दोनों खुली रखें। दैट इज कॉल्ड द रूल ऑफ कैविट एम्पिटर। दुकान पे जाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कान और आंख दोनों खुली रखें। अगर कुछ गड़बड़ आपके साथ होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ना कि वो बेचने वाला। लो सारा इल्जाम हम पे आ गया। बट ये कौन सी केस में अप्लाई नहीं होता,
हर जगह थोड़ी ना हम अपने कान और आंख खोल के चलेंगे। तो पहला ऑप्शन है फिटनेस फॉर बायर पर्पस। सपोज करिए मैं किसी मेडिकल शॉप पे गई, मैंने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे सर दर्द की दवाई दे दीजिए। उसने मुझे पेट दर्द की दवाई दे दी या पेट से रिलेटेड कोई दवाई दे दी, तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैं आँख खोलूँ या कान खोलूँ। इस पे ये रूल केविट एम्पटर का अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है सेल अंडर अ पेटेंट और ट्रेड नेम। भाई अगर कोई ब्रांड है, लॉय डिटॉल को हम लोग इतने सालों से मानते हैं कि भाई चोट लग जाती है तो मम्मी सबसे पहले डिटॉल ही लगाती है। अब वो कल डिटॉल लगाने से इन्फेक्शन बढ़ गया, तो इसमें भाई डिटॉल की गलती मेरी थोड़ी ना है, क्योंकि हमने तो भरोसा कर रखा है ना ब्रांड पे। तो इस पे भी हमारी गलती नहीं है, तो ये वाला भी सही है। तीसरा है यूसेज ऑफ ट्रेड और कंसेंट बाय फ्रॉड। भाई अगर कोई फ्रॉड कर दे तो भी हम क्या कर सकते हैं। सपोज करिए मैं सुनार के पास गई, मैंने कहा गोल्ड चेन बना देना, उसने बस पॉलिश कर दिया, अंदर तांबा निकला, अब इसमें मेरी क्या गलती। फ्रॉड कर दिया तो इसमें मैं क्या कहाँ से आँख खोल लूँ कान खोल लूँ। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जहां पर रूल ऑफ केविट एम्पटर अप्लाई नहीं होता। हर जगह थोड़ी ना हम लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई एक्सपायरी डेट अगर खरीदो तो एक्सपायरी डेट देख कर लाओ, ये आपका है, ठीक है ना। चेक करके लाओ चीजें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिटन प्लान कंटेनिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर, ऑडिट नोटबुक और ऑडिट प्रोग्राम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये भी आपका नया क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑडिट प्रोग्राम। देखो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, जो सीए होता है वो आपकी कंपनी में सारी चीजें चेक करता है, ठीक है ना, ऑडिटिंग करता है, या ऑडिटर बोल दो या सीए बोल दो, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो उसके साथ के लोग होते हैं जैसे क्लर्क, अंदर ही कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर क्लर्क है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो बेटा वो उन लोगों को भी काम देता है। तो वो एक पूरा लिस्ट बनाता है, प्रोग्राम एक शेड्यूल बनाता है, जहाँ पे वो लिखता है कि भाई क्लर्क जो है वो कैश बुक मेंटेन करेगा, कौन जो है वो कैश बुक चेक करेगा, कौन ये काम करेगा, कौन वो ये काम करेगा, वो काम को बांट देता है। तो बांटता कैसे है, वो एक लिस्ट बनाता है जिसमें सब लिखता है कि ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा। उसे बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। अगर वही मैं मेमोरेंडम और नोटबुक की बात करूँ तो बेटा मेमोरेंडम क्या होता है और नोटबुक क्या है। मेमोरेंडम वो चीज होती है जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हो, इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाना कि यहाँ पे एरर था, यहाँ पे कुछ दाल में काला था, जो भी है इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हो। और ऑडिट नोटबुक क्या होती है, एक तरीके की डायरी जहाँ पे पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन्वॉल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है द यूज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी विच डिफर फ्रॉम द यूजुअल सेल्स बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर अकाउंट्स, ट्रांसफर ऑफ टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम स्टेट टू द सेंटर, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या कैलकुलेशन ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 89। कौन सा प्रिजम्पटिव टैक्स के अंदर आता है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर कोई इनडायरेक्ट या छोटा सा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं 30 सेकेंड से दूंगी बस, ठीक है। 1 मिनट में इसलिए देती हूँ, ये बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा सोचने में टाइम लग सकता है। प्री टैक्स पहले से ही सोच के चलना। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन,
देखो ये होता क्या है, यूज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। छोटे छोटे दुकान हो, छोटे छोटे व्यापारी हो, देखो सबको जरूरत होती है कि वो सीए अपॉइंट करे, अपने आप तो कोई कर नहीं सकता। अगर मैं कल को कोई छोटा सा भी बिजनेस खोलती हूँ तो मैं अपने आप नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे सीए की जरूरत होगी, जो मेरे खातों को, मेरे जो भी अकाउंट है उसको मेंटेन करके रखेगा, है ना, सब कुछ एडजस्टमेंट करेगा। अब ये बहुत महंगा पड़ जाता है ना, सीए को हायर करो, उसकी सैलरी। सरकार बोलती है छोटे व्यापारियों के लिए है ये, ठीक है। सरकार बोलती है कि चलो हम आपको एक खुशखबरी देते हैं, आपको ना कोई जरूरत नहीं सीए अपॉइंट करने की, ना आपको जरूरत है खाता मेंटेन करने की। आपका जितना भी टर्नओवर होगा, जितनी भी सालाना आपकी कमाई होगी, आपका टर्नओवर जो भी होगा, जो भी होगी कमाई आपकी टर्नओवर, उस पे हम अपने मन से परसेंटेज सेट कर लेंगे और उस पे आप टैक्स दे देना। मैं मन से, याद कर लो, नोट डाउन कर लो। जो छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनकी साल की टर्नओवर 3 करोड़ से कम है बेटा, 3 करोड़ से कम है, ठीक है, उन्हीं को ये टैक्सेशन का फायदा मिलेगा। 3 करोड़ से कम है। सरकार बोलती है अगर आप डिजिटली बिजनेस चला रहे हो ऑनलाइन, तो हम आप पे 6% लेंगे, रिज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आप कैश से कर रहे हो, टर्नओवर आपका कैश से आ रहा है, तो हम 8% लेंगे। आ गया समझ। सपोज करिए किसी का टर्नओवर था, वो बेटा 1 लाख रुपए आया, सपोज करिए 1 लाख टर्नओवर आया, ठीक है। अब 1 लाख टर्नओवर पे वो 6% लगा देगा बेटा आपका, 1 लाख पे आपका 6% वो लगा देगा, ठीक है। 6% लगा दिया क्योंकि आपने डिजिटली करा है, सपोज करिए ऑनलाइन बिजनेस है आपका। तो 1 लाख पे अगर वो 6% लगा देता है, तो 6,000 रुपए यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा, इस पे टैक्स लगेगा बेटा। जो ये आपका 6,000 अमाउंट निकल कर आया है, इसी के ऊपर टैक्स लगाएंगे वो लोग। चाहे आपने कितना भी कुछ भी करा हो, आपने मेंटेन खाता लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये कहा है कि आपका जितना भी टर्नओवर होगा साल का, 3 करोड़ से जिनका कम है उनके लिए है, तो उस पे हम 6% लगाएंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, कैश से है तो 8% लगेगा। तो भाई 6% मैंने लगा दिया, तो जो भी आपका निकल कर आया है, ठीक है, 6%, 6,000, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे वो लोग। सपोज समझ में आ गया। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 44 सेक्शन एडी के अंदर ये आता है। दूसरी चीज ये बोली गई है बेटा यहाँ पर कि जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, सीए, तो इनके लिए अमाउंट रखा है 75 लाख। इनका अमाउंट रहेगा 75 लाख और इन पे टैक्स लगेगा 50%। याद रखना, मैंने आपको लिमिट भी बता दी है। आगे आपको समझ में। इन पे तो 6% 8% लगता है, उन पे लगता है 50% और उनकी लिमिट होती है 75 लाख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज इक्वल फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव, जीरो, या फिर इम्परफेक्ट कोरिलेशन। नोट कर लेना भाई, प्रिजम्पटिव टैक्स हर बार पूछते हैं 44 एडी। तो ये दो लोगों के लिए फायदा है, छोटे व्यापारी और आपके प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके लिए फायदा है, और बाकी किसी के लिए नहीं है। सरकार बहुत कुछ करती है आप लोगों के लिए भाई ना। ना आपको कुछ मेंटेन करने की जरूरत है, ना ऑडिटिंग कराने की जरूरत है। चलिए बेटा, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नेगेटिवली, परफेक्टली नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हुआ, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये बेटा एक्स है, ये वाई है। इनका जो टोटल है वो कह रहे कांस्टेंट आता है, इक्वल आता है, इक्वल बराबर आता है। यानी सपोज करिए अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ू तो 100 आता है, एक एक सिचुएशन है। तो अच्छा एक बात बताइए, एक्स और वाई, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 70 रख दी है, तो वाई की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगी, है ना, तभी तो 70 + 30 100 होगा। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए मैंने अब 70 से 80 कर दिया, एक्स की वैल्यू बढ़ा दी मैंने, 80 कर दी। तो भैया जब एक की वैल्यू मैं बढ़ा रही हूँ तो दूसरे की वैल्यू कम हो रही है, अब मुझे सिर्फ 20 की जरूरत है 100 करने के लिए।
जरूरत है या नहीं जरूरत है? चलिए मैं और बढ़ा देती हूँ एक्स की वैल्यू। अब मैंने एक्स की वैल्यू बढ़ाई 90 कर दी, तो भैया यहाँ पे सिर्फ जरूरत पड़ेगी 10 की अब बस। तो यानी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है बेटा, 70 80 90। तो वही वाई की वैल्यू कम होती हुई जा रही है। जब एक बढ़ता है और एक कम होता है तो वो परफेक्टली नेगेटिव होता है। वही अगर दोनों साथ में बढ़ रहे होते या साथ में कम हो रहे होते तो परफेक्टली पॉजिटिव होता। लेकिन जब एक बढ़ता है और एक कम होता है तो वो परफेक्टली नेगेटिव होता है। समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स दूंगी मैं बेटा आपको। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है और इसके लिए 1 मिनट काफी ज्यादा होता है। क्वेश्चन है, अ पर्सन शैल cease to be partner of LLP on receiving advance from LLP on giving advance to LLP on his death after completing age of 60 years and your time starts now. Only 30 seconds will be given. सीज का मतलब भागीदारी नहीं रहता, उसका खत्म हो जाता है वही की वही, मतलब अब वो काम नहीं करेगा एज अ पार्टनर आपके। एलएलपी में पूछा गया है। एनटीए का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है, अभी बोल रही हूँ एलएलपी को रट लो, अभी टाइम है। एलएलपी पूरा पढ़ लीजिए प्लीज। प्राइवेट पब्लिक कंपनी पूरा पढ़ लीजिए, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, एलएलपी में कितने मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, एलएलपी के फीचर्स लर्न कर लीजिए। 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 30 सेकेंड्स ओवर एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑन हिज डेथ। बेटा ये डेथ का क्या मामला है यहाँ पे? देखो ये बोला जाता है जब उसकी डेथ होती है ना तभी वो वहां से हट सकता है, नहीं तो। या फिर दूसरा, जब वो पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड, जिसे हम लोग लॉ की भाषा में बोलते हैं अनसाउंड माइंड, या फिर उसकी डेथ। उसके अलावा वो भागीदारी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल स्कीम इज सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्चुअल यूजर कंडीशन, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये भी आपके लिए नया ही क्वेश्चन है। आई थिंक 30 सेकेंड्स काफी रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए बेटा। वन वर्ड है, ज्यादा नहीं है, ना पढ़ने में टाइम लगेगा ना करने में टाइम लगना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटा छोटा ऑप्शन है। एंड योर 30 सेकेंड्स। अरे आप, चलिए इसका आंसर है एक्चुअल यूजर कंडीशन। देखो ईपीसीजी स्कीम बता क्या बोलती है। अपनी इंडिया है सपोज करिए, वो ये बोलती है हमारी कंट्री से कि जितना हो सके ना दूसरी कंट्री से अच्छी अच्छी मशीनें मंगवाओ, अच्छी अच्छी मशीनें मंगवाओ और अच्छे अच्छे सामान बनाओ और उन्हें दूसरे देशों में बेचो, एक्सपोर्ट करो। लेकिन शर्त रखती है बेटा, शर्त ये रखती है एक्चुअल यूजर कंडीशन। एक्चुअल यूजर कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर आप वो मशीन मंगा रहे हो तो हम उस पर आपको टैक्स फ्री कर देंगे। आप अपना सामान बनाने के लिए भाई आप मशीन मंगवाओ अमेरिका से, और अमेरिका से अच्छी अच्छी मशीन मंगवाइए, उससे सामान बनवाइए और सामान एक्सपोर्ट करिए, दूसरी कंट्री में बेचिए। तो हम आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी लगने नहीं देंगे, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इस पे मशीन मंगाओगे तो। लेकिन शर्त ये होती है बेटा कि आप एक्चुअल यूजर होने चाहिए, यानी आप उस मशीन को अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करिए। ये ना हो कि आपने मंगाई किसी और को बेचती, आपने मंगाई मशीन और आपने किसी और को बेचती, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी फ्री यहाँ पे टैक्स नहीं मिलने वाला है। टैक्स फ्री जब भी होगे आप, जब आप उस मशीन का खुद इस्तेमाल करेंगे अपनी ही फैक्ट्री में। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल यूजर कंडीशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को भी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट या जीरो। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। क्योंकि ये भी काफी क्वेश्चन इजी है और छोटा सा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलती है जब हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम करते हैं तो फिर क्या होता है उससे आगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर टू। अच्छा एक बात बताओ, जब जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट खाते रहते हैं वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन गिरता जाता है। कैसे मैम? एक गोलगप्पा खाया 10/10, दूसरा गोलगप्पा खाया 10/10, तीसरा गोलगप्पा खाया 10/9, 9/10 है ना, 9/10, चौथा खाया 8, पांचवा खाया 7,
सेटिस्फेक्शन 6 7 8 10 तक बोलेंगे भैया पेट भर चुका है, अब उल्टी आने को हो रही है, अब वॉमिटिंग कर देंगे, अब इतना ज्यादा हो गया, अब नहीं। मतलब जो आपका पहला टेस्ट होता है ना, जब जो चीज आप पहली चीज पहली बार खा रहे हो, है ना, उसका टेस्ट, उसका सेटिस्फेक्शन बहुत हाई लेवल होता है। लेकिन बार बार वो वही चीज लगातार खाते जाओगे तो फिर वो चीज आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ही कम देने लगेगी। ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन हर यूनिट से गिरता हुआ चला जाएगा। ये तो सबके साथ कॉमन है, अपने साथ जोड़ के देखो। एक आइसक्रीम खाओगे अच्छा लगेगा, दूसरी खाओगे तो भी अच्छा लगेगा, तीसरी खाओगे तो थोड़ा ठीक ठाक, चौथी खाओगे तो पांचवी तक तो एकदम छोड़ दोगे कि अब नहीं खाया जाएगा, अब अच्छी नहीं लग रही है। चलिए, हियर्स द लास्ट क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ VALS framework to include which of the following? Consumer motivation and consumer resources, consumer personality, consumer resources, consumer motivation, consumer preferences, consumer need, consumer resources. And your 30 seconds starts now. छोटा क्वेश्चन है, 30 seconds काफी है। चलिए बेटा, ये टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कंज्यूमर मोटिवेशन एंड रिसोर्सेज। इसको ढंग से समझ लेते हैं पहले। ठीक है। ये जैसे कि आप फ्रेमवर्क देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, देखो यहाँ पे सबसे पहला, इसको और जूम करें क्या? जूम करें तो ये और नीचे जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए ना। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है ऊपर इनोवेटर्स और नीचे आता है सर्वाइवर्स। देख रहे हो ना ध्यान से? देखो, इनोवेटर्स वो वाले होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं, पैसे वाले लोग। इनोवेटर्स वो होते हैं बेटा जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, जैसे आपके अंबानी जी हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। एजुकेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती। समझ में आ गया इनोवेटर्स। उसी का उल्टा होता है सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स बेटा वो होते हैं जो बिल्कुल BPL के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो जिनको बस सिर्फ दाल रोटी से ही मतलब है, बहुत ज्यादा, मतलब जिनके पास ना रिसोर्सेज है ना ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी मोटिवेशन आता है जिसके अंदर आता है आइडल्स। आइडल्स के अंदर सबसे पहला आता है थिंकर्स। थिंकर्स बेटा वो होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास पैसे भी बहुत होते हैं, लेकिन जब वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें वो बहुत सोच समझ के करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब उसको अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को देखकर ही वो खरीदते हैं। लेकिन उसी का उल्टा होता है बिलीवर्स। बेटा बिलीवर्स वो होते हैं जो पुरानी सोच के होते हैं, जैसे हमारे दादा के परदादा के टाइम पे अगर ये चीज चलती आ रही तो हमारे घर में भी वही आएगी। होता है ना, सबके घर में बिलीफ, विश्वास रहता है कि नहीं, पहले हम लोगों के जो दादाजी हैं वो टाटा नमक ही खाते थे, तो अभी हम टाटा नमक ही खाएंगे, वो चीज है। फिर आता है अचीवमेंट्स। देखो, अचीवमेंट्स के अंदर एक होते हैं अचीवर्स। अचीवर्स वो होते हैं बेटा जो शो ऑफ करते हैं। मतलब पैसे वाले तो होते हैं, पैसा इनके पास होता है बेटा, बिल्कुल होता है पैसा, लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल जो है वो स्टेटस के लिए दिखाते हैं, लग्जरी चीजें खरीदते हैं वो लोग, रोलेक्स की वॉच, मर्सिडीज, पोर्शे, है ना, ये सारी चीजें खरीदते हैं क्योंकि दिखावे के लिए। ये लोग दिखावे में बहुत मानते हैं, और दिखावे में इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इनके पास पैसे हैं, पैसे हैं तो दिखाएंगे भी। लेकिन उसी का उल्टा होता है स्ट्राइवर्स। देखो, स्ट्राइवर्स जो होते हैं ना बेटा, इनके पास पैसा तो नहीं होता है, पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन ना कोशिश करते हैं दिखाने की। जैसे हाई स्टेटस दिखाने की कोशिश करना, जैसे कि पैसा तो नहीं है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, लोन ले लेंगे, EMI ले लेंगे, आईफोन खरीद लेंगे। कहेंगे मैम बार बार आप आईफोन पे क्यों आती हैं? आईफोन खरीद लेंगे। बहुत बड़ा वाला अपना LED खरीद लेंगे, एकदम वो स्क्रीन वाला आता है ना, बड़ा वाले साइज का जो पूरे एकदम क्लियर एकदम उसमें दिखता है। ठीक है, वो ले लेंगे। गाड़ी खरीद लेंगे महंगी, लेकिन पैसा नहीं है, पर दिखाएंगे कि हम बहुत स्टेटस वाले हैं। ऐसे लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं, मुझे तो ऐसे ही मिलते हैं। इतना फेंकते हैं ना ये लोग, इतना फेंकते हैं ना, मतलब अभी मुझे ऐसे बहुत लोग दिखते हैं जो कहते हैं हमने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपया लगा दिया। मैंने कहा है, अच्छा 1 करोड़ लगा दिया शादी में, मतलब। और जब उनकी असलियत देखते हैं ना तो उनके पास इतना कर्जा है, इतना डेट है, मतलब समझ ही नहीं आया। तो ये स्ट्राइवर्स वही लोग होते हैं जिनके पास पैसे तो नहीं होते, पर कोशिश करते हैं अपने आप को हाई फाई दिखाने की, चाहे वो लोन लेके दिखा रहे हो। फिर आता है एक्सपीरियंसेस।
जो सेल्फ एक्सप्रेशन में होते हैं एक्सपीरियंसेस। देखो एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जिनको एक लाइन में बोल दूंगी, बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद। एक्सपीरियंसेस वही होते हैं, यानी इनके पास पैसे उड़ाने की पूरी तरीके से छूट होती है। जब मन चाहे ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं गाड़ी लेके, जब मन चाहे तो क्लब में मिलते हैं, जब मन चाहे तो पैसा उड़ाने वाले लोग, उसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो कि आजकल की यूथ है, आजकल के बच्चे। फिर इसका उल्टा होता है मेकर्स। मेकर्स जो होते हैं ना बेटा, वो इनका उल्टा है, उड़ाने वाले नहीं होते। वो बल्कि बाहर खर्च करने की जगह खुद बनाने में यकीन करते हैं। सपोज करिए बाहर फर्नीचर खरीदने की जगह ना वो खुद ही लकड़ी लाकर और खुद ही स्टैंड बना लेते हैं। मतलब बाहर ना खरीद कर वो सोचते हैं हम खुद ही बना बुनों के जुगाड़ करके चीजें कर लें अपने लिए, वो होते हैं मेकर्स। तो आई होप आपको ये पूरा फ्रेमवर्क समझ में आ गया हो। तो चलिए आज का सेशन यही तक था। आई होप आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।